हर हर महादेव। सभी भक्तों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2024 में कैसे सभी भक्त केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। कब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं 2024 में, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कैसे होंगी, कैसे आपको यात्रा पे जाना है, यात्रा पर कितना खर्च आने वाला है, केदारनाथ यात्रा में खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलने वाली है, केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको केदारनाथ मंदिर के पास रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली है जो गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्थाएं की जाती है, जिसे हम GMVM के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो डोरमेट्री बनी होती है, आप इनमें कैसे नाइट स्टे ले सकते हैं, और आखिर में ये भी बताएंगे कि आप कैसे कम खर्चे में बाबा केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर कब खुलेंगे 2024 में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, और कब से शुरू होगी बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा। तो बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा हर साल अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाती है, या फिर कभी कभी अक्षय तृतीया के एक दिन बाद बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। तो इस बार अक्षय तृतीया का जो दिन है वो है 10 मई। 10 मई को अक्षय तृतीया है, तो 11 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, और इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है वह होता है महाशिवरात्रि के दिन। तो इस बार जो महाशिवरात्रि का दिन पड़ रहा है वो 8 मार्च को, तो 8 मार्च को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि कब से यात्रा शुरू होगी। तो जो भक्त बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की सेरेमनी में शामिल होना चाहता है तो वो 8 मार्च तक का वेट कर ले, उसके बाद अपनी टिकट का रिजर्वेशन कराए, अपनी फ्लाइट का रिजर्वेशन कराए। जो भक्त ओपनिंग सेरेमनी में नहीं शामिल होना चाहते बाबा केदारनाथ के धाम की, तो वो भक्त 11 मई के बाद कभी भी अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। 11 मई के बाद 101% बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आखिर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कब होंगी और कैसे होंगी। तो जैसे ही 8 मार्च को बाबा केदारनाथ धाम कपाट खुलने का ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक उसी के 1 से 2 दिन बाद ही केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जिसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रक्रिया चालू की जाती है। अगर आप ऑनलाइन तरीके से जाना चाहते हैं, ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन तरीके से हरिद्वार में, ऋषिकेश में भी यात्रा काउंटर बनाए जाते हैं, जहां पर जाकर आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा एक और सुविधा है जो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आती है, या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आपको कॉल करना है, हमारे द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। ध्यान रखिए, आपको व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज ही करना है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कपाट कब खुलने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब बात आती है आखिर आपको कैसे करनी है केदारनाथ यात्रा 2024 में, और आपको कोई समस्या भी ना आए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा आपको कब करनी चाहिए। तो जैसा आप सभी को पता है कि केदारनाथ यात्रा 6 महीने चालू रहती है और 6 महीने बंद रहती है। अप्रैल मई में बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, और दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। जो यात्रा की शुरुआती समय होता है, इस समय में यात्रा पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इस समय में बरसात भी आपको नहीं देखने को मिलती। और जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, इस समय जो वेदर होता है वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है बाबा केदारनाथ धाम के लिए। तो इस समय आपको अपनी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सितंबर अक्टूबर में आप बहुत अच्छे से, बहुत कम बजट में अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भीड़ भाड़ में यात्रा करना पसंद करते हैं तो फिर आपको मई जून में अपनी यात्रा करनी चाहिए। अगर आप आराम पूर्वक अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आपको सितंबर अक्टूबर में अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान करनी चाहिए। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत मुख्य रूप से हरिद्वार से होती है, और जो लोग फ्लाइट से अपनी यात्रा करते हैं वो पहुंचते हैं देहरादून, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है देहरादून में। लेकिन जो लोग बाय ट्रेन, बाय रोड जिनको जाना होता है, वो सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचते हैं, और यहीं से मुख्य रूप से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो अगर आप 2024 में केदारनाथ यात्रा पे आना चाहते हैं तो बाय ट्रेन आपको आ जाना है ऋषिकेश या फिर हरिद्वार में। अभी मैं आपको हरिद्वार को मेन पॉइंट मान के चलता हूँ। तो जब हम हरिद्वार चलेंगे तो हरिद्वार से ही आपको आगे जाना है सोनप्रयाग के लिए, जो कि हरिद्वार से 240 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार से बहुत सारी बसें सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जाती है, जिनकी टिकट आपको 500 रुपये से 600 रुपये पड़ने वाली है 2024 में। और अगर आप पहले से ऑनलाइन तरीके से बस की टिकट करना चाहते हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कर सकते हैं। मैं किसी भी एप्लीकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ। मेक माई ट्रिप या रेड बस से आप टिकट अपनी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 200 से 300 रुपये ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो आप बाय बस पहुँच जाइए सोनप्रयाग। इसके अलावा बहुत से भक्त होते हैं जो ग्रुप में ट्रैवल करते हैं,
5 से 6 लोग, 7 लोग, 4 लोग। तो इसके लिए केदारनाथ यात्रा के लिए हरिद्वार में बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी भी बनी हुई है, जहाँ पहुँचने के बाद अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप 5 सीटर कार की बात करें तो इसके लिए आपको लगभग 15,000 रुपये के आसपास चार्ज देना होगा सिर्फ केदारनाथ यात्रा के लिए। और अगर आप 7 सीटर कार करके केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 17,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये के आसपास का चार्ज देना होगा। और आपको एक नाइट का स्टे भी हरिद्वार में करना पड़ेगा। अगर आप दोपहर तक हरिद्वार पहुंचते हैं तो दोपहर को पहुंचने के बाद आपका एक नाइट आपको हरिद्वार में ही रुकना है, वहां पर थोड़ा आराम करना है, फिर दूसरे दिन सुबह सुबह अपनी केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत करना है बाय बस या फिर टैक्सी के माध्यम से, और शाम तक आप लोग पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। अब बात आती है सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको 2024 में रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली है। तो जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो सोनप्रयाग में ही आपको बस ड्रॉप कर देंगी, टैक्सी भी आपको सोनप्रयाग में ड्रॉप कर देंगी। और कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो अपनी बाइक या कार लेकर सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग तक अपनी बाइक और कार से आसानी से जा सकते हैं। सोनप्रयाग में ही बहुत बड़ा पार्किंग स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर आप अपनी बाइक और कार पार्किंग में लगा सकते हैं। और चार्जेस की बात करें तो बाइक के लिए आपको 50 रुपये 12 घंटे का देना पड़ेगा, और अगर आप कार लेके जाते हैं तो आपको 100 रुपये आपको 12 घंटे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रुकने के लिए। तो जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो आपको सोनप्रयाग में बहुत सारे छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे जहां पे आपको रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पर चार्जेस की। तो बहुत से लोग आपको बताते हैं कि पीक सीजन में भीड़ ज़्यादा होती है, तब रूम के चार्जेस ज़्यादा होते हैं और सितंबर अक्टूबर में चार्जेस कम होते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे और आपको सोनप्रयाग में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी तो आप समझ लीजिए रूम के जो चार्जेस है वो आपको बहुत ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। मतलब 3,000 से 5,000 तक भी आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं। और अगर भीड़ कम है तो आपको बहुत आसानी से रूम 2,000 रुपये में भी मिल जाएंगे, 1,000 रुपये में भी मिल जाएंगे। मई जून में भी ये चीज़ लागू होती है और सितंबर अक्टूबर में भी ये चीज़ लागू होती है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आपको रूम का चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर भीड़ कम है तो आपको रूम का चार्ज कम लगेगा। इसके अलावा जब आप पहुँचते हैं सोनप्रयाग तो आपको बहुत बड़े बड़े हॉल देखने को मिल जाते हैं, और पूरे हॉल में सिर्फ डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है। आप डोरमेट्री में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। सबसे बजट में अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपको डोरमेट्री का ही सहारा लेना है, जहां पर आपको 300 से 400 रुपये में डोरमेट्री की सुविधा मिल जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल होता है कि भक्त डोरमेट्री में रुकने के बाद वो एक्स्ट्रा सामान लेके कहाँ जाएंगे। तो जब आप आगे अपनी यात्रा करेंगे जितना भी एक्स्ट्रा सामान है आपके पास, तो जहाँ पर आपके भी डोरमेट्री है वहीं पर आपको क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाती है, जहाँ पर आपको अपना सारा सामान वहीं पर जमा करना है। जिसके लिए अगर आप ट्रॉली बैग लेके जाते तो आपको 100 रुपये का चार्ज लगेगा, वो भी 48 घंटे के लिए। तो आप यहाँ पर अपना सामान यहाँ पर जमा करें और फिर अपना जरूरतमंद का सामान लेकर फिर आगे यात्रा करें। तो जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो आपको सोनप्रयाग में एक रात रुकना है। एक रात रुकने के बाद आपको अगले दिन सुबह सुबह केदारनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू करनी है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आपको सीधे पहुंचना है गौरीकुंड। गौरीकुंड जाने से पहले सोनप्रयाग में ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन चेक करवाना पड़ता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। गौरीकुंड तक आप अपना कन्वेंस लेकर नहीं जा सकते, कोई बस भी नहीं जाती। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं की टैक्सी यहाँ पर चलती है, जिसके प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 50 रुपये का चार्ज देकर आप पहुँच जाते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड से ही बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है, और यहीं से बहुत से लोग जो पैदल यात्रा नहीं कर पाते वो घोड़े, खच्चर, पालकी से भी अपनी यात्रा करते हैं। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर के बारे में आपसे वीडियो में सबसे आखिर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड से बहुत से भक्त पैदल अपनी यात्रा करते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप 8 से 10 घंटे में पैदल यात्रा करके बाबा केदारनाथ धाम तक जा सकते हैं। और घोड़े खच्चर का जो चार्जेस है उसके चार्जेस लगभग 2450 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। लेकिन अगर वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो घोड़े खच्चर वाले भी आपसे इससे ज़्यादा 3,000 से 3,500 रुपये तक चार्ज मांगते हैं। तो आपको 3500 से 4,000 रुपये तक अगर चार्ज अगर नहीं देना है, आपको 2450 रुपये ही देने। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रीपेड काउंटर घोड़े खच्चर जिसको चाहिए उसके लिए बनाए गए हैं। तो आपको प्रीपेड काउंटर से घोड़े खच्चर की सुविधा लेनी है। और अगर पालकी की बात करें तो पालकी में आपको 9 से 10,000 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि पालकी ले जाने के लिए 4 बंदे लगते हैं और खच्चर ले जाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा लगता है। तो अभी हम लोग गौरीकुंड से आगे चले। गौरीकुंड में यात्रा शुरू करने के लिए पहले गौरीकुंड में ही कुंड बना हुआ है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। और यही गौरीकुंड में गौरी माता मंदिर भी बना हुआ है।
तो अगर आप चाहे तो गौरी माता मंदिर में जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करिएगा। गौरी कुंड से यात्रा शुरू करने के बाद जब आप पूरे रास्ते आते हैं तो आपको जगह जगह छोटे छोटे होटल, छोटे छोटे वॉशरूम, इसके अलावा नींबू पानी, मतलब आपको रास्ते भर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हर तरीके की सुविधा आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलने वाली है। आप छोटी लिमचोली, बड़ी लिमचोली, रामबाड़ा होते हुए पहुंच जाएंगे बेस कैंप। बेस कैंप वही जगह है जहां पर बाबा केदारनाथ धाम आने वाले भक्तों को रुकने का इंतजाम किया जाता है। और बेस कैंप से बाबा केदारनाथ धाम की दूरी है 1 किलोमीटर। बेस कैंप में जो रुकने की व्यवस्था की जाती है, यहाँ पर आपको सिर्फ टेंट की सुविधा देखने को मिलने वाली है। बेस कैंप में कोई भी होटल नहीं बना हुआ है। अगर आप बेस कैंप में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये से 600 रुपये में प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट में रुकने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसकी बुकिंग आप वहां पहुंचने के बाद भी कर सकते हैं। और GMVN मतलब गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे टेंट लगाए जाते हैं। तो और इसकी बुकिंग आप इस वेबसाइट में जाकर पहले से ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग की शुरुआत भी जैसे मई में यात्रा शुरू होती है उससे कम से कम 1 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप नहीं रुकना चाहते बेस कैंप में, आप मंदिर के पास जाकर रुकना चाहते हैं, तो जब आप केदारनाथ मंदिर के पास में पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे होटल और गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो रूम मिलने वाला है वो थोड़ा सा महंगा देखने को मिलने वाला है। 2500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो कई बार भाई आपको अनाप शनाप रेट 8000 रुपये, 10,000 रुपये तक के आपको पर पर्सन के हिसाब से रूम में देने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि आपको बेस कैंप में ही नाइट स्टे करना है। 400 रुपये, 500 रुपये में आपको आराम से प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर के पास में ही गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड का नंदी कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, तो आप नंदी कॉम्प्लेक्स में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 1200 से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से नाइट स्टे करने के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा केदारनाथ मंदिर के पास में। अब बात करते हैं आपको दर्शन कैसे करने हैं। अगर आप सुबह सुबह 5 बजे भी अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सोनप्रयाग से, तो आप 5 बजे तक बाबा केदारनाथ मंदिर के आसपास पहुंच जाते हैं। तो आपको शाम के समय बाबा केदारनाथ धाम की आरती होती है उसमें शामिल हो जाना है। 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आरती का समय होता है। आरती का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही भव्य होता है। बहुत ही भव्य तरीके से बाबा केदारनाथ धाम में बाबा की आरती की जाती है। तो आपको इस आरती में शामिल हो जाना है। आरती में शामिल होने के बाद वापस आपको बेस कैंप में आ जाना है, अगर आप बेस कैंप में रुक रहे हैं तो। और अगर वही मंदिर के पास रुक रहे हैं तो आपको वहीं पर नाइट स्टे कर लेना है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठना है, आपको बाबा केदारनाथ धाम में जाके दर्शन करना है। दर्शन करने के लिए सुबह सुबह आपको 4 से 5 बजे उठ जाना है और लाइन लग जाना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लाइन भी काफ़ी लंबी होती है, जिसमें 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है बाबा केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने में। तो आप लाइन लग लीजिए, बाबा केदारनाथ जय बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाते रहिए और कमेंट में भी आप बाबा केदारनाथ का एक बार जयकारा जरूर लगा दीजिए। और इसके बाद लाइन में लगकर आप पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के मंदिर में गर्भगृह में। यहाँ पर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए, बाबा से अपनी मनोकामनाएं मांगिए, बाबा आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। इसके अलावा अगर आप आराम से थोड़ा समय बिताकर अगर दर्शन करना चाहते हैं मंदिर के अंदर, तो बाहर जो बाबा जी या पुजारी लोग बैठे होते हैं उनको थोड़ा सा 400-500 रुपये अगर आप दे देते हैं तो वो आपको थोड़ा जल्दी मंदिर के अंदर ले जाते हैं और फिर आप आराम से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रसाद में आपको क्या मिलने वाला है बाबा केदारनाथ मंदिर में, तो आपको बहुत सी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाती है जहां पर आपको 251 से लेकर 500 रुपये के बीच में प्रसाद की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन आपको प्रसाद बहुत महंगा नहीं लेना है, 251 वाला ही लेना है। महंगाई का एक कारण यह भी है कि इतनी ऊंचाई पे बाबा केदारनाथ का मंदिर बना हुआ है तो चीज़ें यहाँ पर पहुँचते तक काफ़ी महंगी हो जाती है। और अगर बात करते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्था है आपको मिलने वाली है, तो मंदिर के आसपास आपको बहुत छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाएंगे जहां आप 200 से 250 रुपये के बीच में भरपेट खाना खा सकते हो। और यहाँ पर आपको खाना जो मिलने वाला शुद्ध तरीके का होगा, दाल चावल सब्जी रोटी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी का यहाँ पर खाना पानी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर भरपेट खाना 250 से 300 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। अब बात आती है केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको और कहाँ कहाँ जाना है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर। तो अगर आप चाहे तो 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद भैरव बाबा मंदिर तक भी जा सकते हैं। तो भैरव बाबा मंदिर में जाकर आप दर्शन करिए, उसके बाद नीचे आइए और मंदिर के ठीक पीछे
भीमशिला भी है, तो आप भीमशिला में भी दर्शन कीजिए। ये वही भीमशिला है जब 2013 में बाढ़ आई थी तब मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी, जिसके कारण बाबा केदारनाथ मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। इसलिए यह शिला भी केदारनाथ में बहुत ही पूजनीय हो गई है। इसके अलावा यही केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी लगाई गई है, तो आप जाके ये मूर्ति भी देख सकते हैं और बहुत अच्छे से आप यहाँ पर फोटोशूट वगैरह भी करवा सकते हैं। अब बात आती है, जब आप केदारनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो आप अपने साथ कपड़े कौन कौन से लेके जाएंगे। कई लोगों का यह क्वेश्चन भी आता रहता है कि भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से उलन कपड़े रख लेने हैं, टोपी रख लेनी है, मफरल रख लेना है, ग्लव्स रखना है, रेनकोट रख लेने हैं और आप गर्म कपड़े के हैंड ग्लव्स तो रखेंगे ही, साथ में आपको वाटरप्रूफ हैंड ग्लव्स भी रखने हैं, क्योंकि अगर अचानक बारिश हो जाती है तो रेनकोट में आप बच तो जाएंगे पानी से, पर आपके हाथ जो है बर्फ जैसे जम जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए आप प्लास्टिक वाले हैंड ग्लव्स भी अपने साथ रखें, क्योंकि भाई मैं खुद गया हूँ और उस समय मेरी हालत क्या हुई थी वो मुझे पता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत ज़्यादा ठंड दिखने को मिलने वाली है। अगर आप केदारनाथ यात्रा स्टार्टिंग में करते हैं, बर्फबारी में फंस जाते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको उलन कपड़े लेकर जाना है, पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके ही बाबा केदारनाथ धाम जाना है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो आप नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं, इस समय आपको बरसात देखने को नहीं मिलने वाली। और अगस्त और जुलाई में आपको केदारनाथ की यात्रा में जाने से बचना है। अब बात करते हैं आपको केदारनाथ की यात्रा ट्रिप कितने दिन की प्लान करनी चाहिए। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको 5 दिन की केदारनाथ धाम की ट्रिप प्लान करनी चाहिए, क्योंकि जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो पहली रात आपको हरिद्वार में रुकना पड़ेगा, दूसरी रात आपको सोनप्रयाग में, तीसरी रात बाबा केदारनाथ के धाम में, चौथी रात वापस उतरेंगे सोनप्रयाग में और 5वीं रात जब आप वापस आएंगे हरिद्वार में, और उसके बाद फिर आप अगले दिन उड़कर अपने घर के लिए रवाना होंगे। तो कम से कम आपको 5 दिन का टूर प्लान लेके चलना है अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाले हो। और कई बार बरसात की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से 1 दिन की यात्रा रोक भी दी जाती है, कई बार भारी जाम हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि 5 दिन की ट्रिप प्लान करनी और 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलना है। अब बात करते हैं उन भक्तों के लिए जो बाबा केदारनाथ यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं। तो हेलीकॉप्टर की सुविधा केदारनाथ यात्रा में 3 जगह से प्रोवाइड की जाती है। पहला है गुप्तकाशी, दूसरा सिरसी और तीसरा है फाटा। इन तीनों जगह से बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और टिकट की बात करें तो आपको ऑनलाइन तरीके से इस वेबसाइट पे जाके पहले से ही बुक करनी होती है। और हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो ग्रुप आईडी होती है, उसी के आधार पर आपके हेलीकॉप्टर की टिकट बुक होती है। आप जिस दिन यात्रा जाने वाले हैं उसके 1 महीने पहले आपको हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर लेनी है। तो ध्यान में रखिए आपको रजिस्ट्रेशन भी जल्दी ही करवाना होगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग में कई बार फ्रॉड भी देखा गया है, तो बहुत सावधानी से हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवाएं। और जिस तरह से हम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा देते हैं, उसी तरह से हम यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराने की सुविधा भी देते हैं। और अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट भी बुक करवा दी जाएगी। अगर चार्जेस की बात करें तो गुप्तकाशी से आप जाते हैं केदारनाथ धाम के लिए तो आपको 7,700 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप सिरसी या फाटा से जाते हैं हेलीकॉप्टर से तो 5,000 से 6,000 रुपये तक का चार्ज आपको देना पड़ेगा। और ये जो चार्ज है ये राउंड ट्रिप का होता है, मतलब आप हेलीकॉप्टर से जाते भी हैं, 3 से 4 घंटे का आपको समय दिया जाता है दर्शन करने के लिए, और फिर वापस आप हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं। और इन तीनों जगहों में भक्तों को रुकने के लिए होटल और गेस्ट हाउस के रूम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, चाहे वो सिरसी हो या फाटा हो या गुप्तकाशी हो, तीनों जगह आपको रूम सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी, जहाँ पे आप 1,000 से 2,000 रुपये में बहुत अच्छे से नाइट स्टे कर सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि आपकी केदारनाथ यात्रा में कितना खर्च आने वाला है और कम से कम कितने खर्च में आप केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। तो केदारनाथ की यात्रा आप हरिद्वार से शुरू करने के बाद हरिद्वार में खत्म करते हैं। इसमें जो आपका खर्च आने वाला है वो लगभग 4,000 से 5,000 रुपये तक आसपास का खर्चा आने वाला है। और ये जो खर्च मैं आपको बता रहा हूँ ये खर्च आपका तब आएगा जब आप बजट में ट्रैवल करोगे। आप ट्रेन से आओगे, आप बस की सुविधा लोगे और आप डोरमेट्री और टेंट की सुविधा लोगे रुकने के लिए, तभी आप इतने कम पैसों में यात्रा कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की खरीदारी करते हैं, घोड़े खच्चर पालकी या हेलीकॉप्टर की सुविधा लेते हैं, तो फिर आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, 2024 में आप केदारनाथ यात्रा में जाने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका जवाब तुरंत आपको दिया जाएगा। और आप चाहे तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम में छोटी छोटी रील चलाई जाती है इसी यात्रा को लेकर, तो आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।